हेलो पाकिस्तान, आज़ाद डिजिटल लाहौर से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। हमारे साथ मौजूद हैं तारक महमूद साहब, जो 1967 में जब अभी रियासत हाय मुत्तहिदा अरब अमारात वजूद में नहीं आई थी, तब से अबू ज़हबी जो है वो क़याम कर रहे थे। इनके अब्बा जी का वहाँ पे बिज़नेस था और इन्होंने भी जाके वो बिज़नेस ज्वाइन किया और बाद अपनी एक जो है एडवर्टाइजिंग की कंपनी बनाई और उसके ज़रिए मुख्तलिफ जो है इन्होंने एक्सपोजर्स लिए। इनके पास बहुत सारे नवादरात मौजूद हैं जिनको जमा करने का इनको बड़ा शौक़ है और अभी इस उम्र तक भी ये अपने शौक़ की खातिर जो है वो बहुत सारे नवादरात जमा करते रहते हैं। इनके पास 3 ऐसे बैट्स मौजूद हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान, इंडिया और इंग्लैंड के खिलाड़ियों के ऑटोग्राफ्स मौजूद हैं। सो ये इन्होंने ऑटोग्राफ्स कब लिए, कहाँ पर लिए और ये शौक़ इन्हें कैसे पैदा हुआ, ये हम इनसे सुनेंगे। फिर इनकी दिलीप कुमार साहब के साथ, नूर जहान साहिबा के साथ, श्रीदेवी के साथ और बहुत सारे प्रेम चोपड़ा साहब के साथ, फिल्मी स्टारों के साथ इनकी मुलाकातें हुई। क्लाइमेट चेंज के जो मसाइल हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारी अक़साम के ये पौधे घर में बतौर नर्सरी के उगाते हैं और उन पौधों को मुफ्त में आगे लोगों को तकसीम करते हैं ताकि वो उन पौधों को बड़ा करें और उनको माहौलियाती जो मसाइल हैं या जो माहौलियाती तब्दीलियाँ वकूफ़ पज़ीर हो रही हैं। जितने भी वहाँ टूर्नामेंट होते थे ना, तो हम लोग वहाँ में फैसिलिटेट किया जाता था, हमें कार्ड मिल जाता था इन जाने आने के लिए। कभी भी कोई इमरजेंसी हो जाती थी, कुछ साइन टूट जाता था किसी वजह से, तो वो फिर हम लोग इमीडिएट हमारे साथ वर्कर होते थे, तो मैं एज ए सुपरवाइज़र काम करता था, तो हम लोग वो फौरी तौर पे जो है ना उसको रिपेयर करके तो दोबारा वहाँ लगा देते थे। ये एक सारा काम होता रहा है वहाँ पर। तो कौन सा टूर्नामेंट था, नाम क्या था उसका? इसका था वर्ल्ड मास्टर्स के नाम पे। ठीक है, ये पाकिस्तान, इंडिया और इंग्लैंड के माबैन था और इसका था वेस्ट इंडीज़। तो पाकिस्तान की टीम का जो आपने लिया वो फिर कहाँ से आपने ऑटोग्राफ लिए? वो प्लेयरों से लिए थे। अच्छा, प्लेयरों से। तो आपको याद है कि इन पे किन किन प्लेयरों के जो है वो ऑटोग्राफ्स हैं? ये है इंडिया का, ये इंडिया का है, ये इंग्लैंड का है, ये शायद इंग्लैंड का, और ये पाकिस्तान का है। कोई 4-5 नाम जो आपको याद हो उस ज़माने के जिन्होंने आपको ऑटोग्राफ्स दिए और कैसे लिए, कहाँ पर लिए? ये हमने वहाँ स्टेडियम में लिए, जब खेलने के लिए आते थे ना। अच्छा, आप साथ साथ ऑटोग्राफ तो लेते रहते? उनको दे देते थे भी, हमें करवा के दो भाई ऑटोग्राफ इसके। अच्छा अच्छा। वो फिर मेहरबानी करते थे तो हमें करवा देते थे। तो इसी तरह बस मौका मिलता गया तो हम करवा के। वेस्ट इंडीज़ वाले से बस नहीं हो सके क्योंकि वो मिल नहीं सके इकट्ठे, हालांकि वो विनर थे उस ट्रॉफी के। बट उनसे आपका नहीं हो सका। खैर, आपने जो है वो दिलीप कुमार साहब से भी मुलाकात की और उनके साथ बड़ा आपका लगाव रहा। वो ज़रा सुनाए कैसे उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने आपको कोई तोहफा भी दिया या नहीं? तकरीबन 2 मुलाकातें हुई हैं। तोहफा तो उनका मेरे पास, मैं यही कहूँगा कि उनके साथ एक फोटोग्राफ थी मेरी, वो कहाँ मिसप्लेस हुई है। मैं बस बड़ी कोशिश की है कि वो मुझे मिल नहीं सकी। तो दूसरी मुलाकात हमारे एक बहुत ही प्यारे अपने भाई थे सलीम जाफरी साहब। वो हर साल एक शायर का बेनिफिशरी वहाँ करवाते थे, भी उनको कुछ बेनिफिट देते थे, मुशायरा करवाते थे। तो उस साल जो है ना वो अपना ये लाहौर के पहले डीसी जो थे ना, कमर बेदी साहब, कमर सिंह बेदी साहब, उनका था वो मुशायरा वहाँ पे। तो वहाँ दिलीप कुमार साहब भी आए हुए थे, तो सायरा बानो साहबा भी आई हुई थी। तो कुछ देर वो लोग बैठे तो उन्हें कॉल आ गई, कहा गया कि जी शेख खलीफा बिन जायद ने आपको उधर बुलवाया है, दावत भी दी है कि मिलने के लिए। तो फिर उन्होंने वहाँ से माजरत करके निकल गए। तो जब सायरा बानो बीबी उठी हैं ना अपनी सीट से, तो मैंने उनको एक ऑटोग्राफ बुक दी और एक उनको मैंने पार्कर का अपना पेन दिया। तो जैसे ही मैंने उनको दिया तो उन्होंने जैसा उसका ढक्कन अलग किया तो उसने मुझे लिख के दिया सायरा 786। तो मैंने पकड़ लिया, पेन भी दे दिया उन्होंने, लेकिन वो बस जल्दी में चला गया। उनको उसका जो कवर था तो वो मैंने रखा हुआ है, शायद कभी नेक्स्ट टाइम आप आए तो मैं उसको भी ढूंढ के। अच्छा, वो पेन आपका ही था, कवर उनके पास चला गया? कवर उनके पास चला गया, तो वापस नहीं किया उन्होंने? वापस नहीं हुआ। तो और इनके अलावा आप किन फिल्मी स्टार्स से जो हैं वो मिले हैं? फिल्म स्टार्स हमारे जो थे इंडिया के,
उसमें जितेंद्र साहब हैं, उसमें प्रेम चोपड़ा साहब हैं, उनमें अपना श्री देवी साहबा हैं। और पाकिस्तानियों में तो काफ़ी सारे हैं हमारे, जो मोइन अख्तर साहब थे। फिर एक नए आए थे उस वक्त आर्टिस्ट, जिस तरह के हमारे शौकत अली साहब थे, वही उन्हीं तरह के थे। उनका नाम था अमजद हुसैन। आजकल वो मेरे ख्याल में कनाडा में हैं, मुकीम है, और आजकल वो वहाँ कुछ, मेरे ख्याल में जहाँ तक मैंने उनके एक दो प्रोग्राम देखे हैं ना, उन्होंने कहा कि जी मैं अभी तबलीग का काम कर रहा हूँ। वाह, तो बड़ी अच्छी बात है, एक बच्चा अच्छा है। तो कभी नूरजहान साहिबा, उमर शरीफ साहब, ऐसे हाँ लोगों जी। से मुलाकात नहीं हुई? उमर शरीफ साहब जो है ना, ये इत्तफाकन उनकी एंट्री हुई थी, श्री देवी का प्रोग्राम चल रहा था, तो वहाँ आए थे ये। तो सब जो प्रोड्यूसर थे सब उन्होंने कहा कि जी अभी आप आए हो ना, आपका भी एक थोड़ा सा प्रोग्राम आए उधर स्टेज पे, तो कुछ आप ना हमें महसूस करें लोगों को। तो फिर उन्होंने वही जो एक उनका बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का था, उन्होंने समीउल्लाह हकी वाला जो था ना, समीउल्लाह, तो क्या क्या नाम दे के उन्होंने तो जैसे ही उन्होंने वो शुरू किया और ऑडियंस ने इस कदर क्लैपिंग की, हम लोग पीछे खड़े थे ग्रीन रूम में, तो श्री देवी भी वहाँ खड़ी थी। तो वो पूछ रही है उनसे कि ये कौन बला है जो इतनी देर से क्लैपिंग हो रही है, तो लोग खामोश ही नहीं हो रहे, क्लैपिंग करी जा रहे हैं। कहते हैं कि ये एक ऐसा कॉमेडियन है कि जिसका पूरी दुनिया में नाम है और इसने अपने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया हुआ है। तो ये तवक्कन आया था, हमने उसको दावत दी, आया, उसने अपने परफॉर्म करके तो लोगों को महसूस किया है। तो ये उस वक्त फ़ोटो उधर उतरी हुई थी, ये जो मेरे पास अभी फ़ोटो है, क्योंकि मैं खुद तो नहीं ये फ़ोटो उनके साथ हो सकी मेरी, लेकिन मैंने उतार दी थी फ़ोटो जब वो वहाँ दोस्तों से बात कर रहे थे। अच्छा, आप रिटायर्ड लाइफ जब आपने शुरू की, यहाँ पाकिस्तान आ गए, तो ये ख्याल कैसे आया कि क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ काम किया जाए, कुछ नई नस्ल के पौधे तैयार किए जाएं, लोगों में फ्री बांटे जाएं, एक ऐसा मशगला आपने अपनाया? मैं तो समझता हूँ आप ओल्डेस्ट क्लाइमेट एक्टिविस्ट होंगे यकीनी तौर पे पाकिस्तान में। असल में हमारे मामला कुछ इस तरह के हैं कि जो कि मशवरा देते हैं ना, वो कहते हैं ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। तो मैंने तो इस ख्याल से किया कि भी चलो मैं तो जितना कर सकता हूँ अपने वसाइल के अंदर रह के वो मैं करता हूँ। मैंने कुछ अरसे में तकरीबन कुछ 40 से 50 हज़ार पौधे जो है ना लोगों को फ्री दिए हैं, दोस्तों को, और वो फल वाले पौधे दिए खुद ग्रो करके। हाँ जी, ग्रो करके कि भी जाओ इनको लगाओ, इनकी देखभाल करो, इनका फल खाओ। अच्छा, वो सारे आपने अपने घर में लगाए? घर में मैंने तैयार किए थे सारे यहाँ पे। तो जैसे जैसा फिर आगे टाइम आता था, मैं मौसम के एतबार से वो करता रहता था मुख्तलिफ तरीक़ों से। तो आज भी मैं लगा हुआ हूँ अपनी मेहनत करने के लिए। अब कौन कौन से पौधे आपने तैयार किए हुए हैं यहाँ पे? अब मैंने अंजीर के पौधे तैयार किए हैं, नीम के पौधे मैंने तैयार किए हुए हैं, और मैंने बकैन के पौधे कुछ तैयार किए हैं, कुछ ख़राब हो गए बारिश की वजह से भी। और भी मैं लगा हुआ हूँ इंशाल्लाह करने के लिए उनको तैयार। तो इंशाल्लाह मैंने कुछ और पौधे जो तैयार हैं वो हम लोग एयर लेयरिंग कहते हैं उसको। एयर लेयरिंग होती है जो कि आप यहाँ से उसकी स्किन उतार देते हैं किसी भी पौधे की, शाख की, फिर हम उसके ऊपर कुछ रख देते हैं खाद वगैरह जो हमारे पास पत्तों की तैयार होती है, उसको ऊपर से लपेट के फिर उसको दोबारा हम लोग उसके ऊपर रोल करके ना उसको बंद कर देते हैं। उसके अंदर से तकरीबन 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर रूट्स निकल आती हैं। तो जब वो रूट्स निकल आती हैं ना, तो हम लोग उसको नीचे से काट के उसको ऊपर से खोल के उसको हम लोग लगा देते हैं ग्रीन हाउस में। ग्रीन हाउस में लगाने का ये एक मकसद होता है, वहाँ ह्यूमिडिटी होती है और उसकी जड़ जो है ना वो जल्दी आगे चलनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह मैंने अभी घर में भी 5-6 पौधे को मेरे पास अपना मौसमी का पौधा लगा वो उसको लगाया। अभी और पौधे हैं जो अमरूद के, मैंने उनको भी करना है। ये एयर लेयरिंग टेक्निक हर पौधे के लिए इस्तेमाल हो सकती है? हर उस पौधे को जिसकी कलम चल सकती है। जिसकी कलम चल सकती है। अच्छा, ये आप पौधे तैयार कैसे करते हैं? मतलब जो आपने घर में इतने सारे पौधे उगाए हुए हैं, कैसे तैयार करते हैं? तो इसी तरह की है ना, कुछ जो कलम वाले अंगूर ज़्यादा कलम से तैयार होता है। कोई बीज वगैरह उगा देते हैं? बीज वो उगाते हैं जो हमारे टिपिकली इस माहौल के पौधे हैं। सही। अभी कुछ बीज आने वाले हैं जिसमें मैं अमरतास है, जिसमें श्री है, जिसमें देसी बबूल है,
और उसके साथ ये सुहांजना है, मोरंगा जिसे कहते हैं। और ये नीम का तो खैर मुझे ये सारे बीजों के साथ उगते हैं जी, ये सारे बीजों के साथ है। ये मौसम बीजों से उगाने का है। मोस्टली जो कलम से पौधा तैयार होना है ना, वो आके दिसंबर से ऑनबोर्ड शुरू हो जाता है। दिसंबर से आगे जैसे जैसे स्टेप जाते हैं फिर वो वैरायटीज़ हम लोग अवेल करते हैं उसकी कलमें। खैर वो सवाल था मेरा घड़ियों की आपकी कलेक्शन पे हाँ कि जी। बड़ी यूनिक किस्म की घड़ियां आपके पास हैं और बड़ी ना पुरानी किस्म की, तो ये कब कब की घड़ियां हैं, कितनी मालियत की हैं? मुख्तलिफ बस दोस्तों से गिफ्ट मिले हुए हैं। ये दुबई में मिले आपको? ये कुछ अबू धाबी से, कुछ दुबई से। इसी तरह बस इतना रहा मेरा। कुछ मेरी अपनी थी, मैं खुद खरीदी हुई थी घड़ियाँ इसमें चंद एक जो हैं, तो वो है मेरे पास। कोई इनकी अकसाम बताइए ताकि हमारे जो नाजरीन हैं उन्हें पता चले कि हाँ कौन जी। कौन सी नायाब घड़ियां आपके पास हैं। ये घड़ी जो है ना जी, ये बड़ी नायाब मैं समझता हूँ कि जब यूएई का कोई भी एयरफोर्स का ऑफिसर जो था वो पास होके आता था ना, तो वो गवर्नमेंट उनको देती थी। ये उनका हाँ, ये उनका यूएई का स्लोगन बना हुआ है। स्लोगन भी बना हुआ है, बिल्कुल। राडो की घड़ी है ये जी, राडो की क्या घड़ी है और कम से कम 20,000 25,000 दिरहम इसकी कीमत हो सकती है। अच्छा। हाँ जी। और ये घड़ी जो और है ये घड़ी भी राडो की है और ये अबू धाबी के एक रॉयल फैमिली से ताल्लुक था उनका। शेख जैद के कज़न थे वो। तो मिनिस्टर थे इलेक्ट्रिक एंड वाटर सप्लाई के, शेख खलीफा बिन मोहम्मद। तो ये उन्होंने अपने नाम से जो है ना, हाँ, ये उनका नाम भी लिखा हुआ है। हाँ जी, वाह वाह, शेख खलीफा बिन मोहम्मद अन-नहान। नेहान। सो ये किस ज़माने की है? ये मेरे ख्याल में 80 से पहले की है। और इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत भी मेरे ख्याल में 15 से 20 हज़ार से कम नहीं है। 15 से 20 हज़ार दिरहम। दिरहम से कम नहीं है उस दौर और पे। ये एक बड़ी मतलब पुरानी सी स्टाइल ये की। एक वाइंडिंग वॉच है, स्विस मेक है ये। अच्छा, स्विस की। और इसमें कोई गोल्ड का भी काम इसमें नजर आ रहा कुछ है? जो आपको छोटा सा लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, वो सारा गोल्ड का है। और इसकी Needle मालियत? इसकी गोल्ड इसकी मालियत क्या है? इसकी उस वक्त मुझे जिन साहब से मिली थी ये गिफ्ट, उन्होंने कहा था जी ये कम बेश 3 साढ़े 3 हज़ार दिरहम से कम नहीं है। ये उस जमाने में है। उस ये किस ज़माने जमाने की है? ये 80 के दौर की बात। 80 की दौर की। और इसका जो डायल है बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है तो ये सारी ओल्ड स्टाइल, मतलब अब तो ये यूज़ नहीं होती, लेकिन एक यूनिक चीज़ है आपके पास, एक हाँ जी, एक यूनिक जो है वो कलेक्शन है। ये कलेक्शन है। ये रोलेक्स मॉडल है। ये भी, क्योंकि जितनी भी मेरे पास राडो की घड़ियाँ ना सारी जेन्युइन है, इसमें कोई 2 नंबर वाली बात नहीं है। वाह वाह वाह, क्या बात है। सो खैर जी, थैंक यू सो वेरी मच आपके कीमती most वक्त के लिए। welcome। तो नाजरीन, आपने देखा कि तारक महमूद साहब ने अपनी जवानी की बेतहाशा यादें कीमती नवादरात की शक्ल में अपने घर में अभी भी महफूज करके रखी हुई हैं, और आप जब कभी चाहें इनको घर पे विज़िट कर सकते हैं। और ये बागबानपुरा में रहते हैं, सो आप इस वीडियो की वसातत से इनसे रब्ता भी कर सकेंगे और इनके पास ये चीज़ें जो है वो खुद भी देखने आ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।